हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जिसका टॉपिक है एकल झिर्री के कारण फ्रॉनहोफर विवर्तन। अभी हमने पीछे वाले भाग में देखा था कि फ्रैंकल और फ्रॉनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है। फ्रॉनहोफर में हमने देखा था कि जिसमें जो प्रकाश स्रोत होता है वो द्वारक से असीमित दूरी पर स्थित होता है, इस कारण इसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, यहाँ पे प्रकाश स्रोत है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत जिसको मैंने एस कहा है। इसके सामने मैंने यहाँ पे एक लेंस L1 लगा दिया है, जिसके कारण अब जो आने वाले तरंगाग्र है वो इस लेंस के समांतर हो जाएंगे। इस लेंस के कारण आने वाले तरंगाग्र जो होते हैं वो समांतर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक द्वारक लगा दिया है, जिससे मैं इन तरंगाग्रों को पास करवा रहा हूँ। इस द्वारक की सहायता से तरंगाग्र, जिसको मैंने नाम दिया W1, W और W डैश, दिखाई दे रहा है दोस्तों। W और W डैश मैंने इसको तरंगाग्र को समांतर तरंगाग्र माना है। और इस जो एकल सिल्ट है, जिसको कहते हैं छिद्र, साधारण भाषा में जिसको एकल सिल्ट कहते हैं, इसकी जो चौड़ाई मानी है मैंने वो D मानी है। तो ये किस आकृति का है? छिद्र D आकृति का है। और इसके पास मैंने एक लेंस L2 और लगाया है, ताकि आने वाला जो प्रकाश है वो यहाँ पर ये पर्दा है, जिसको मैंने M डैश का है, ये बिंदु P पर प्राप्त हो सके। बिंदु P पर आने वाले तरंगाग्र जो है प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सिल्ट है AB, जो अवरोधक या द्वारक है, जिसे छिद्र भी बोलते हैं, एकल सिल्ट भी बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई D है। यहाँ पे बिंदु P है दोस्तों, P1, ये P हो गया, बिंदु P1 हो गया। ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। इस द्वारक से जब प्रकाश किनारों से लगकर इस बिंदु तक जाएगा और इस द्वारक से जाने वाला प्रकाश, इस द्वारक से जब प्रकाश टकराकर बिंदु P1 पर जाएगा, तो यहाँ पे इसको पथांतर जो होता है, यानी दोनों प्रकाश ने ज़्यादा दूरी किस प्रकाश ने तय की गई है, इनके अंतर को पथांतर कहते हैं। इसने जो B है, B पॉइंट वाले प्रकाश की तरंग ने ज़्यादा दूरी तय की है, तो ये पथांतर मैंने क्या मान लिया? लैम्डा मान लिया, और ये अभिलंब अन हो गया। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक थीटा कोण बन रहा है। अब हम बात करते हैं एकल झिर्री के कारण फ्रॉनहोफर विवर्तन की। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट, निम्निष्ट उच्चिष्ट दो प्राप्त होती हैं पट्टियाँ। पर्दे पर दो पट्टियाँ प्राप्त होती है, इस प्रकार दो पट्टियाँ प्राप्त होती है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। S1 वर्णी प्रकाश स्रोत है। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या दोस्तों? फ्रॉनहोफर विवर्तन ज्ञात कर रहे हैं हम। और पर्दे पर बिंदु P पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट, जहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होती है, या हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की पट्टी प्राप्त होती है। इसकी चौड़ाई भी हम आगे याद करेंगे, कितनी चौड़ाई की ये पट्टी प्राप्त होती है दोस्तों। प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश जब यहाँ पे लेंस से होकर गुजरता है,
तो इस ये तरंगाग्र समांतर तरंगाग्र हो जाते हैं। पहले ये इस प्रकार निकलते हैं गोलाकार आकृति में, और जब ये लेंस से गुजरते हैं तो ये तरंगाग्र समांतर हो जाते हैं, और अवरोधक जो अवरोधक लगा हुआ है इससे प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, हमें पता है। जब ये P1 पर हमें क्या करना है, विवर्तन ज्ञात करना है, यानी जो हमें पट्टी प्राप्त होती है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों आगे हम करते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो लेंस L1 की फोकस दूरी पर रखा है। जो लेंस L1 की फोकस दूरी पर रखा है। एक समतल तरंगाग्र W' एकल सिल्ट AB पर आपतित होता है। एकल सिल्ट AB पर आपतित होता है। एकल छिद्र AB की चौड़ाई D है। एकल छिद्र AB की चौड़ाई दोस्तों D है। स्मॉल d माना है हमने, स्मॉल d है। जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की प्रकाश की है, जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की है। कहने का मतलब है ये इतना ही अवरोधक या द्वारक है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये जो इतना ही द्वारक है, जितनी इस तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की प्रास होगी उतना ही ये द्वारक है, ताकि आसानी से इसमें अंदर प्रवेश कर सके प्रकाश और फैल सके, जिसके कारण ये उसकी कोटि का है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कोटि का है जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का है, हमने देखा है। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों, अतः छिद्र पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है। प्रतिरूप उत्पन्न होता है। विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है। यह विवर्तन लेंस L2 की सहायता से पर्दे MM' पर प्राप्त किया जाता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। विवर्तन की जो L2 की सहायता से पर्दे पर प्रतिरूप या विवर्तन उत्पन्न किया जाता है, प्रतिरूप उत्पन्न किया जाता है। अब आगे देखते हैं विवर्तन में दोस्तों, देखते हैं आगे विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में काले व चमकीले विवर्तन बैंड प्राप्त होते हैं, जिनकी तीव्रता घटती जाती है।
तीव्रता घटती जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अब इसका सिद्धांत क्या कहता है। हमने संरचना के बारे में देखा, अब हम सिद्धांत के बारे में थ्योरी देखते हैं इसकी। ये कहता है कि जब समतल तरंगागर, जब W मैंने अभी बताया आपको कि जब समतल तरंगागर जो है, ये आपको दिख रहा है W समांतर आ रहा है, इसलिए समांतर जो तरंगागर है W ये एकल शेल्ट पर आपतित होता है। यानी कहने का मतलब है इस पर जब आपतित होता है तो क्या कहता है कि हाइजेंस ने कहा था कि द्वितीय तरंगिकाओं की भांति अब व्यवहार करने लग जाएगा। प्रकाश जो होगा वो अब द्वितीय तरंगिकाओं की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, और इसी व्यवहार के कारण ये लेंस L2 की सहायता से बिंदु P पर प्राप्त हो जाएगा। और बिंदु P पर प्राप्त होने पर यहाँ पे सर्वाधिक क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता होगी। कहने का मतलब है ये केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, यहाँ पर सर्वाधिक गहरी पट्टी प्राप्त होती है, इस प्रकार समझ सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें बिंदु P पर, इस पर प्रकाश की बिंदु P पर P1 पर हमें प्रकाश की जो स्थिति है, कहने का मतलब है उसकी विवर्तन की हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलते हैं इसमें आगे। इसका सिद्धांत कहता है जब तरंगाग्र या समांतर लिख सकते हो यहाँ पे, समांतर तरंगाग्र W किरण पुंज एकल शेल्ट पर आपतित होता है तब हाइजेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, पुंज का प्रत्येक भाग द्वितीय स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इन्होंने क्या कहा था सिद्धांत में, इन्होंने कहा कि पुंज का प्रत्येक भाग द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है। क्लियर होगा दोस्तों। यह द्वितीय तरंगिकाएं लेंस L2 की सहायता से पर्दे के बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता होती है। यही विवर्तन, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, यही विवर्तन केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। यही विवर्तन केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया कि केंद्रीय जो बीच वाला जो बिंदु P है वहाँ पे सर्वाधिक तीव्रता होती है और वही केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। विवर्तन फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट होती है जो बीच वाली होती है केंद्रीय फ्रिंज। अब यदि इसमें आगे देखते हैं, अब यदि पर्दे पर बिंदु P1 पर विवर्तन प्राप्त हो तो यह OP के साथ
थीटा कोण बनाता है तब ए तथा बी बिंदु से P1 पर पहुंचने वाले प्रकाश के मध्य पथांतर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कहा कि बिंदु जो ए है P1 पर और बिंदु बी P1 पर पहुंचने में इनके दोनों के मध्य जो पथांतर है, यानी इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी इतनी, तो पथांतर क्या है, लैम्डा है, जिसे Bn कहते हैं। तो पथांतर Bn बराबर लैम्डा, और ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, जब इस त्रिभुज को मैं मानता हूँ, इस त्रिभुज को मानता हूँ तो साइन थीटा लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थीटा कोण हमारे पास है। तो यहाँ पे d साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। यहाँ पे लंब क्या है दोस्तों, लंब ये रहा, आधार ये रहा, करण ये रहा, तो लंब बटे करण। इस प्रकार साइन थीटा बराबर, क्लियर हो गया दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण लैम्डा अपॉन डी। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ दोस्तों एनवे, अब मैं अन्वय क्रम की बात करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखना आप, ये पहली पट्टी प्राप्त हुई, दूसरी पट्टी हुई, ये तीसरी प्राप्त हुई, ये चौथी प्राप्त हुई। इसी प्रकार मैंने इसकी अगर ये मैं P1 मानता हूँ इस पट्टी को, तो उसके लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है पथांतर के लिए। परंतु मैं अन्वय क्रम की पट्टी देखता हूँ, अन्वय क्रम की पट्टी देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, साइन थीटा बराबर n लैम्डा डी, जहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर उच्चिष्ट के लिए अगर पट्टी प्राप्त करनी हो दोस्तों, उच्चिष्ट के लिए पट्टी प्राप्त करनी हो, तो ये उच्चिष्ट, ये निम्निष्ट, ये फिर उच्चिष्ट, ये निम्निष्ट, ये उच्चिष्ट, ये निम्निष्ट। इस प्रकार अन्वय क्रम की उच्चिष्ट के लिए पथांतर तो दोस्तों हो जाएगा, पथांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा 2 डी। क्लियर हो गया दोस्तों। एन उच्चिष्ट के लिए या P2 इसकी बात करता हूँ, P1 तो निम्निष्ट हो गया, P2 की बात करता हूँ। P2 के लिए ये हो जाएगा पथांतर, क्योंकि 1 2 3 है, तीनों के लिए लैम्डा जो होगा 3 लैम्डा हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 और 2, जिसके कारण इसको 2 से विभाजित किया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। 3 लैम्डा क्यों आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं के लिए लैम्डा 3, एक बिंदु के लिए लैम्डा 1 यूज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अन्वय क्रम की उच्चिष्ट के लिए विवर्तन क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है 2n1 प्लस लैम्डा बाय 2। तो आपको उम्मीद करूंगा ये सेशन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।